7 साल के अंदर मृत्यु हुई, हैरेसमेंट हुआ, हैरेसमेंट की वजह से मृत्यु हुई। हैरेसमेंट वो डाउरी डिमांड की व्यवस्था, सून बिफोर द डेथ, मृत्यु के ठीक पहले हैरेसमेंट किया गया डाउरी के लिए। फिर अगला बात कि वो जो औरत थी उसकी डेथ अननेचुरल हुई, नॉट इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, विद इन 7 years ऑफ द मैरिज। पांचवी बात थी, ये अगर सब मिल जाएंगे, अभियोजन ये सारे तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा, तो फिर आपके खिलाफ प्रेजम्पशन रेज होगा, जिसको आपको रिबट करना होगा कि नहीं इट्स ए डाउरी डेथ, और आपको साबित करना होगा नहीं ये डाउरी डेथ नहीं है, ये जो कह रहे हैं ये गलत है। हालांकि परिवारों में ये नियम नहीं थे, अब ऐसा कानून बना दिया है। तो मैं कहता हूँ हर हस्बैंड को ही शुड बी वेरी कॉन्शियस, उसको हर बात का रिकॉर्ड रखना चाहिए, हर बात का रखना चाहिए। घर में सीसीटीवी कैमरे हर शादीशुदा आदमी को मैं तो एडवाइस करूंगा कि लगवाने चाहिए, अपने बेडरूम में लगवाना चाहिए, अपने बेडरूम में, ताकि वो देखे कि कोई क्रूरल्टी औरत के साथ नहीं हो रही। हिडन कैमरे लगवाना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह आदमी जेल जा रहा है, बेगुनाह आदमी 5-5 साल जेल रहा है। ये शुरू होता है, चार्ज बनता है और कोर्ट ये मान लेती है, अरे भाई तुम तो दारू डेथ के मुलजिम हो, तुमने हत्या की है, तुम तो दहेज हत्या के मुलजिम हो। ये सोच गलत है, ये तरीका न्याय का इंटरप्रिटेशन गलत है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। अगर भारतीय समाज की बात करें तो देश का सबसे बड़ा दंश है डाउरी यानी कि दहेज। हजारों की संख्या में लड़कियों को इस दहेज के लिए मारा गया है, उनकी हत्याएं की गई हैं और यह दंश लगातार चला आ रहा है, जिसके लिए तमाम कानून आए। इंडियन पीनल कोड में जहां 498 जोड़ा गया, वहीं डाउरी प्रोविशन एक्ट आया और पूरी तरह से दहेज लेना और देना दोनों प्रतिबंधित किए गए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इस डाउरी प्रोविशन एक्ट और 498 के मिसयूज को लेकर लगातार लीगल रिपोर्टर को कॉल आ रही है। 498A को लेकर हमने तमाम वीडियो बनाए, जिसके लिंक भी इस वीडियो के ऊपर हम डाल देंगे कि 498 का कैसे मिसयूज हो रहा है और आप कैसे बचें। लेकिन आज बात हम डाउरी डेथ यानी कि 304B की करने जा रहे हैं, जिसके मिसयूज को लेकर लगातार हमको संपर्क हो रहा है। पूरे देश भर से हमको हजारों की संख्या में कॉल आ रही है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट योगेश भसीन साहब जुड़ गए हैं। पिछले 4 दशक का बड़ा अनुभव है। मैट्रिमोनियल क्रिमिनल के केसेस में आप मास्टर कहे जाते हैं और हजारों लोगों को रिलीफ दिला चुके हैं इस तरह के झूठे मुकदमे से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। 304B यानी कि दहेज हत्या, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं, डाउरी के लिए, जहां पति और उसके रिलेटिव। सबसे पहले तो मैं उन दर्शकों के लिए जो आपको सुनना शुरू कर चुके हैं, 304B की एक लैंग्वेज क्या है, परिभाषा क्या है, किन पर लागू होता है और इसके मिसयूज को लेके सबसे पहले। ये कानून 498A 304B मेनली अपराध जो था वो इसलिए लाया गया कि जो दहेज की वजह से वास्तव में प्रताड़ित महिलाएं थीं, जो आत्महत्या कर लेती थीं, ये जिनको जला के मार दिया जाता था किसी दहेज के लालच में, उनके लिए कानून लाया गया था। और ये कानून उन परिस्थितियों में लाया गया था जो 10 से 20 साल पहले जो समाज में जागरूकता नहीं थी, पढ़े लिखे इतने लोग नहीं थे, और जो भी परेशानियां थीं, खासकर देहातों में इस तरह की समस्याएं थी, तो ये कानून जोड़ा गया। उन परिस्थितियों को देखते हुए, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये कानून बनाया गया और लाया गया बुक्स में कि नहीं साहब, ऐसे व्यक्तियों को दोष सिद्ध होने के बाद सजा होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूं इस बात से। परंतु हुआ क्या, हमारे देश में जितने भी पीड़ित लोगों को सहायता करने के अपराध कानून बनाए गए, उन कानूनों को सहायता तो कम हुई, लेकिन उनका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होने लगा फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। चाहे वो परिवार का वेस्टेड इंटरेस्ट रहा हो, चाहे वो हमारे समाज का वेस्टेड इंटरेस्ट रहा हो, चाहे हमारी बिरादरी का वेस्टेड इंटरेस्ट रहा हो, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उस कानूनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ, जो अब जागरूकता माननीय उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट्स में, डिफरेंट जजमेंट्स में रिफ्लेक्ट कर रही है उनके दिमागों की कि हाँ, वास्तव में इसका दुरुपयोग हो रहा है इस कानून का। करेक्ट। मेरा कहना यह है कि 498A एक सेक्शन बनाया गया जिसमें यह था कि दहेज की बात वहां पर नहीं थी।
कि किसी प्रकार के भी अगर आप प्रॉपर्टी के लिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए किसी प्रकार की प्रताड़ित करते हैं तो वो 498 में कवर था। और ऐसी प्रताड़ना जो किसी वुमेन को ग्रेव इंजरी, मेंटल या बॉडीली इंजरी के लिए या सुसाइड करने के लिए प्रेरित कर दे, तो 498 था। 304 भी वहां हुआ जहां औरत खत्म हो गई, आत्महत्या से खत्म हो गई, जला के खत्म हो गई, एक्सीडेंटली खत्म हो गई या किसी वजह से भी खत्म हो गई। आज वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी ढंग की मृत्यु को वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से दहेज हत्या बना दिया जाता है और आदमी को और उसके परिवार को एज ए मुलजिम, अभियुक्त न्यायालय में खड़ा कर दिया जाता है कि चलिए फेस करिए ट्रायल। करेक्ट। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। 12 साल की ननद, 16 साल का देवर, 80 वर्ष की दादी, 85 वर्ष का दादा, हस्बैंड, हर व्यक्ति मुलजिम है दहेज का। लगता है कि जीवन में वो अपराधी पैदा हुए थे और इसीलिए पैदा हुए थे। कोर्ट्स को सोचना होगा और अब जागरूक हो रही हैं न्यायालय, नए जजमेंट्स में ये बातें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसका दुरुपयोग हो रहा है। परिवार के और मेंबर्स को प्रताड़ित न किया जाए, वास्तव में जिसने अपराध किया उसको सजा दी जाए। तो सबसे पहले हम 304 भी अगर आप उसकी डेफिनेशन, परिभाषा से हम शुरू कर लें। बहुत धीरे से आप बिल्कुल एक एक शब्द उसका सुने। हाँ। तब दहेज हत्या का अपराध बनेगा जी। Where a death of a woman is caused by any burns, जला के अगर मर गई हो औरत, जल के मर गई हो, और बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज देन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, साधारण परिस्थितियों में अगर औरत की मृत्यु ससुराल में हो गई है जले की वजह से या किसी शारीरिक चोट की वजह से जो मृत्यु में कारित हो गई हो या किसी और सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल परिस्थितियों में 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई है औरत की, और वो मृत्यु कनेक्टेड किससे है वो है मृत्यु के ठीक पूर्व। इसको डिफाइन नहीं किया गया एक्ट में। बहुत से जजमेंट्स में कहा गया कि सोन बिफोर का मतलब क्या है, किसी में कहा गया 1 महीना है, किसी में कहा गया इमीडिएटली देयर मस्ट बी लाइव लिंक बिटवीन द डेथ एंड दो सर्कमस्टांसेस व्हिच कम्स अंडर द क्रुएल्टी। तब उन्होंने कहा कि डावरी बनेगा केस। और उसके बाद कहा कि कोई उसके हस्बैंड, उसका रिलेटिव, हस्बैंड का रिलेटिव इन कनेक्शन विद और फॉर डिमांड ऑफ डावरी, दोनों वर्ड्स हैं, इन कनेक्शन विद और डिमांड फॉर डावरी के लिए अगर उसको प्रताड़ित हैरेसमेंट करता है और वो हैरेसमेंट ऐसा है कि उसकी डेथ हो जाती है, अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो वो डाउरी डेथ में कवर हो जाएगा। करेक्ट। 5 परिस्थितियां इसकी हुई इस तरह से, इंग्रेडिएंट्स जो 304 जो 5, हाँ वो हुए। एक ये हुआ कि डेथ ऑफ अ वुमन शुड बी कॉज्ड बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरी और अदरवाइज देन इन नॉर्मल। हम साधारण नॉर्मल वे में मृत्यु हो गई तो वो कवर नहीं होगी। नॉर्मल मृत्यु के अलावा अगर किन्हीं परिस्थितियों में मृत्यु हुई है तो वो पहली कंडीशन है डाउरी डेथ का ऑफेंस, अपराध बनाने के लिए। मतलब मृत्यु कैसे हुई है उसका सस्पिशियस जहां पर आ जाए, हाँ, या कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे नहीं, अपनी मौत नहीं मरी। हम इसको देहाती भाषा में कहते हैं अपनी मौत नहीं मरी। कोई ऐसे परिस्थितियां थी जिनकी वजह से वो मर गई, उसका शरीर का अंत हो गया, और ये शादी के 7 साल के अंदर हुई। दूसरा इंग्रेडिएंट ऑफेंस का एलोबरेट कर देंगे। 7 इयर्स का जो आईपीसी में 304 भी ला के और 7 इयर्स का रखा गया, उसका 7 इयर्स का यहाँ क्या मतलब था? इसको आप सून बिफोर से जोड़िए कि शादी के बाद 7 साल, कुछ साल एडजस्टमेंट में लगते हैं, कुछ साल नहीं लगते हैं। अगर वो लगातार परिस्थितियां एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही हैं और बन गई हैं तो 7 साल का एक मिनिमम पीरियड कानून में बना दिया कि 7 साल के अंदर अगर डेथ हो रही है तो इसको हम डाउरी डेथ मानेंगे। और बहुत टाइम हो गया और कोई शिकायत नहीं आई और अचानक से बाद में आ गई तो डाउरी डेथ नहीं मानेंगे। तो 7 इयर्स का एक पीरियड फिक्स कर दिया गया कि इस पीरियड के दौरान अगर कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसा कोई झगड़ा होता है, इस तरह कोई डिमांड होती है और उस डिमांड के लिए हैरेसमेंट होता है, तो फिर वो डाउरी डेथ का अपराध बनेगा। उस इलीगल डिमांड के लिए, उस डाउरी डिमांड के लिए तीसरा इंग्रेडिएंट है कि उसका हैरेसमेंट किया जाए, कंटिन्यूअस हैरेसमेंट ऑफ सच वुमेन। किसके द्वारा? आदमी के द्वारा या उसके रिश्तेदारों के द्वारा। और चौथा हुआ
जो हैरेसमेंट है जी वो इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी हुआ। किया किसके द्वारा गया? हस्बैंड और रिलेटिव्स के द्वारा, और डिमांड ऑफ डाउरी के लिए किया गया हैरेसमेंट। करेक्ट। और पांचवा है, ये हैरेसमेंट का लाइव लिंक होना चाहिए उस डेथ और हैरेसमेंट के बीच में। सून बिफोर द डेथ वर्ड यूज किया गया कानून में कि मान लीजिए शादी के एक दिन बाद कोई घटना हुई और 3 साल बाद उसने खुदकशी कर ली, तो ये सून बिफोर डेथ नहीं माना जाएगा। करेक्ट। क्योंकि देयर इज नो लाइव लिंक बिटवीन दैट इंसिडेंट। और हमारा जो सोच है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमने मारा, हमने हैरेसमेंट किया, हमने डाउरी मांगी आपसे, आपको परेशान किया, उसके मारा पीटा, तो परिस्थितियां कहती हैं कि तुरंत कोई रिएक्शन होना चाहिए और तुरंत वो मर गई, तो ये सून बिफोर डेथ है। आज डाउरी मांगी गई कि भाई ये रुपए दे देना, ससुराल से ले आना, हमें जरूरत है, या हमें ये रुपया दे दीजिए, या डिमांड की गई, तब कुछ भी नहीं हुआ और 4 साल बाद एक आपने डाउरी डिमांड की और हैरेसमेंट की, आपने रिपोर्ट करा दी कि साहब ये मार दिया इन्होंने, तो सून बिफोर द डेथ में वो कवर नहीं होगा। करेक्ट। सून बिफोर डेथ मींस देयर मस्ट बी अ लाइव लिंक बिटवीन द हैरेसमेंट एंड द डेथ। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है सर, वो हैरेसमेंट डाउरी के लिए, मतलब कुछ पैसा चल अचल संपत्ति के लिए हैरेसमेंट। हाँ, ये बात समझने की बहुत जरूरी है। हैरेसमेंट खाली हैरेसमेंट, नीदर ओनली हैरेसमेंट नॉर ओनली डिमांड ऑफ डाउरी आर पनिशेबल अंडर 304B unless until the harassment is for demand of dowry। औरत का करेक्टर खराब है, उसके लिए उसका हैरेसमेंट किया गया, औरत कोई बात नहीं मानती है, हैरेसमेंट किया गया, वो हैरेसमेंट डाउरी डेथ में कवर नहीं होगा। डाउरी डेथ में कवर वही होगा कि उसका हैरेसमेंट दहेज के लिए, दहेज में अब डाउरी की डेफिनेशन है प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तरह तमाम एक डिटेल है उसकी। लेकिन हैरेसमेंट जो है अकेला 304B में पनिशेबल नहीं है, डिमांड अकेली पनिशेबल नहीं है। डिमांड मस्ट बी कनेक्टेड टू द हैरेसमेंट बाय द हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड। अगर नहीं है तो डाउरी डेथ का केस नहीं बनेगा। अगर सपोज करिए इस तरह के झूठे के मामले में किसी व्यक्ति ने 304B, वो किन्हीं परिस्थितियों में वो लड़की खत्म हो गई और उसने मुकदमा कर दिया, अब वो जो डिमांड डाउरी की जिसकी बात आपने कही, उसको साबित करने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, और जो पीड़ित है जिसके खिलाफ झूठा मुकदमा का है वो क्या ऑब्जेक्शन उठा सकता है सर, वो हाँ, थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। इसमें इस कानून में ये एक प्राविधान एविडेंस एक्ट में साक्ष्य अधिनियम में किया गया कि 113B का एक प्रोविजन बनाया गया कि अगर अभियोजन ये 5 परिस्थितियां साबित करता है कि 7 साल के अंदर मृत्यु, पहली 7 साल के अंदर मृत्यु हुई, हैरेसमेंट हुआ, हैरेसमेंट की वजह से मृत्यु हो, हैरेसमेंट वो डाउरी डिमांड की व्यवस्था, सून बिफोर द डेथ, मृत्यु के ठीक पहले हैरेसमेंट किया गया डाउरी के लिए, फिर अगला बात कि वो जो औरत थी उसकी डेथ अननेचुरल हुई, नॉट इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, विद इन 7 years ऑफ द मैरिज, पांचवी बात थी। ये अगर सब मिल जाएंगे, अभियोजन ये सारे तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा, तो फिर आपके खिलाफ प्रिजम्पशन रेज होगा, जिसको आपको रिपोर्ट करना होगा कि नहीं इट्स ए डाउरी डेथ, और आपको साबित करना होगा नहीं ये डाउरी डेथ नहीं है, ये जो कह रहे हैं ये गलत है, उसके आपके ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि मुलजिम के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाएगा कि वो साबित करे, वो डिस्प्रूव करे इट्स नॉट ए डाउरी डेथ। मतलब प्रोसिक्यूशन ने इन 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ साक्ष्य दे दी, इन 5 के साथ साक्ष्य दे दी। इसके बाद सेक्शन 113B एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन रेज हो जाएगा, प्रिजम्पशन रेज होगा, और उस प्रिजम्पशन के तहत आपको साबित करना है कि ये जो 5 इंग्रेडिएंट दिए हैं या उसके लिए साक्ष्य दिए वो गलत होंगे। सर उसके लिए थोड़ा सा आप ये बताइए कि वो लोग जो बाय द वे इन 5 इंग्रेडिएंट्स के दायरे में आ गए और झूठे ही साक्ष्य से ही, अब उसका रिबटल वो कैसे करेंगे? थोड़ा वो रिबटल ये करेगा कि जो साक्ष्य 7 साल के अंदर मैरिज हुई वो डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है हुई, 7 साल के अंदर मैरिज हुई, हैरेसमेंट नहीं हुआ और डाउरी डिमांड नहीं थी और किसी ने हैरेसमेंट नहीं किया, इसका रिबटल आपको तमाम उन एविडेंसेस से देना होगा। जैसे शादी के बाद आप पत्नी के साथ घूमने गए, बर्थडे मनाया, पहला दूसरा तीसरा बच्चे का बर्थडे मनाया, फंक्शंस में गए, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हंसी खुशी घूम रहे हैं,
तो ये रिबटल की एविडेंस होगी आपके पास, जो आप न्यायालय को दिखाएंगे कि हमारे इनके संबंध बहुत कॉर्डियल थे, जिनके संबंध नॉर्मल नहीं होते। जिस औरत का लगातार हरेसमेंट होता है डाउरी डिमांड के लिए, वो औरत ऐसे नहीं घूम सकती हमारे साथ। करेक्ट। तो ये रिबटल की एविडेंस होगी आपके पास। करेक्ट। दूसरी चीज, 7 साल तक का वो रिकॉर्ड आदमियों, अब मैं कहता हूं, हालांकि परिवारों में ये नियम नहीं थे, अब ऐसा कानून बना दिया, तो मैं कहता हूं हर हस्बैंड को ही शुड बी वेरी कॉन्शियस, उसको हर बात का रिकॉर्ड रखना चाहिए, हर बात का रखना चाहिए। घर में सीसीटीवी कैमरे हर शादीशुदा आदमी को मैं तो एडवाइस करूंगा कि लगवाने चाहिए, अपने बेडरूम में लगवाना चाहिए, अपने बेडरूम में, ताकि वो देखे कि कोई क्रूअल्टी औरत के साथ नहीं हो रही है। हिडन कैमरे लगवाना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह आदमी जेल जा रहा है, बेगुनाह आदमी 5-5 साल जेल रहा है। रात में हस्बैंड सोया, मैं अभी केस कर रहा था एक दीपक कश्यप का, अच्छा खासा हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं, कोई पेरेंट्स साथ में नहीं है, वो अलग गांव में रहते हैं। आपने लड़की का सुबह पोछा लगाते में कूलर से करंट से मौत हो गई, अर्थिंग हो रही थी। फोरेंसिक टीम, कूलर मिला, कूलर चलता हुआ मिला, डॉक्टर ने कहा करंट से मौत हो सकती है, अर्थिंग से हो सकती है। उसमें इंजरीज जो मिली थी, एक एंट्री वुंड था, एक एग्जिट वुंड था, वो करंट जाने का और निकलने का मार्ग था, क्योंकि वो पोछा लगाई थी, हाथ जमीन पर थे जी। आपने डाउरी डेथ का केस बना दिया, 5 साल वो व्यक्ति जेल में रहा, और बाद में कोर्ट ने पाया कि ये झूठ था, ये वाकई करंट से मरी थी, एक्सीडेंटल डेथ था, इसका डाउरी से कोई कनेक्शन नहीं था। हु इज गोइंग टू रिटर्न दोस 5 years टू द एक्यूज्ड? उसकी जवानी के वो 5 साल जिसमें वो काम करता, परिवार के लिए कमाता, आपने बर्बाद कर दिए। न्याय जहां ये देखता है कि कोई अपराध ना हो, अपराधी बचे नहीं, न्याय की ज्यादा जिम्मेदारी है इस बात की, कोई बेगुनाह 5 साल अपने जीवन के कीमती 5 साल 10 साल जेल में न काटे। और न्यायालय को सोचना होगा। मुश्किल यह है कि अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जो मुझे सुनाई ये पड़ा है और ये बताया गया कि आप सजा करिए, छोड़िए, हाई कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हर केस में सजा, हर केस में सजा। क्यों भाई? आप पढ़ना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते, और कौन सी निगाह से आप कानून पढ़ रहे हैं? हमारे मुश्किल यह है कि अगर जो जजमेंट्स यहां से गलत लीगल प्रिजम्पशंस पर, लीगल आधार पर, लीगल सोच पर हो जाते हैं, उनकी अगर अपीलें विद इन 6 months और साल भर के अंदर तय हो जाए हाई कोर्ट से, तो आधे जज सस्पेंड हो जाए, डिस्ट्रिक्ट जजेस और जो जजेस फैसले करते हैं सस्पेंड हो जाएं, और उनकी नौकरियां चली जाएं कि क्या जजमेंट्स वो पास कर रहे हैं। और जितने कानून को दिखाओ, जितने कानून के इस्लाम उनको दिखाओ, वो कहते हैं सब हाई कोर्ट दिखाइएगा, सुप्रीम कोर्ट दिखाइएगा, ये उन्होंने पास किया है। वो हंसी उड़ाते हैं आपके लॉयर्स की। मैं ओपन डिबेट में आपके सामने पब्लिक उसमें ये कह रहा हूं विथ कॉन्फिडेंस। सुप्रीम कोर्ट इसको लेके जो हम एक बार सुप्रीम कोर्ट बहुत कॉन्शियस है इस बात के लिए। 304B पे एक बार दोबारा से हम लोग लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको लेके क्या क्या, अगर आप मोटे मोटे कुछ जजमेंट हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि इस तरह के फॉल्स केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्थाएं ज्यादातर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हर सूरत में अभियोजन को 5 इंग्रेडिएंट साबित करने होंगे, उसकी क्लिंचिंग एविडेंस होनी चाहिए मुलजिम के खिलाफ कि ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो थे, 5 तत्व जो थे 304B के, वो अभियोजन सफलतापूर्वक साबित कर लिए हैं। फिर कोर्ट को मुंह घुमाना चाहिए मुलजिम की तरफ और पूछना चाहिए तेरे पास कोई बेगुनाही का सबूत है? केस शुरू होता है, चार्ज बनता है और कोर्ट ये मान लेती है अरे भाई तुम तो दारू डेथ के मुलजिम हो, तुमने हत्या की है, तुम तो दहेज हत्या के मुलजिम हो। ये सोच गलत है, ये तरीका न्याय का इंटरप्रेशन गलत है। आपके मन में ये बिठा दिया गया दहेज हत्या का मुलजिम है, जरा सख्ती से, आपकी पहले दिन से धारणा उसके खिलाफ हो जाती है। जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तक रहना चाहिए, वो शुरू से हो जाता है आपके खिलाफ, मुलजिम के खिलाफ। इट्स एब्सोल्युटली बैड। जहां अदालत, जहां कानून कुछ कह रहा है, लिखित कानून कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कुछ कह रहे हैं, लेकिन निचली अदालतों में जो प्रोसीडिंग हो रही है, जैसा कि सर कह रहे हैं, बिल्कुल एक तरह से विपरीत हो रही है, और इसीलिए आप जैसे लोग इसमें विक्टिम हो रहे हैं। फिलहाल इसी वीडियो के नीचे लगातार हमारा मोबाइल नंबर और हमारी वेबसाइट justnyay.com चल रही है। फिर भी आपको योगेश भसीन सर से कोई कानूनी सलाह लेनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतर। I was harsh, but I was not speaking by mouth. I was speaking by heart, from my heart, from the deep depth of my heart. I'm facing those problems in the courts daily. Correct. हम खराब व्यवहार नहीं कर सकते, कोर्ट्स कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते, और हो रहा है लगातार। कम से कम हाई कोर्ट के जजेस को आकर के यहां पर जिला कचहरियों में एक चक्कर लगा करके अचानक से बिना बताए कि हम आ रहे हैं,
पहले जैसे राजा प्रजा में भेष बदल के घूम लेता था और पता कर लेता, ऐसे हाई कोर्ट के जजेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि वो आए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस आए, हर जिले में एक बार घूम जाए अपने कंट्री के, देखें कि क्या हो रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं